हाय गाइस, स्वागत करता हूं सभी बच्चों का आज के लाइव सेशन के अंदर। आज हम करने वाले हैं ऐसे 800 सीरीज। हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे, बच्चे ने बताया तो दोबारा ये मैं कर रहा हूं। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का लाइव क्लास के अंदर। प्लीज एक बार बताइएगा ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या? मनोज, विवेक, आनंद, प्रवीण, राजू, अमित, जैन, खुशबू, पांडे, कनिका, मुस्कान, आनंद, राजेश, रुचिका, आशीष, सुदर्शन, नीतीश, निशांत, प्रवीण, राजू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत स्पेशल दिन है, मैं बच्चों को बता रहा था। आज हमारा बजट का दिन है और सभी की धड़कनें धक धक कर रही होगी, धक 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 धक। आप लोगों को लगेगा सर क्या होने वाला है मार्केट में। भैया स्टॉक मार्केट आज बहुत ऊपर नीचे होगा और आज हिस्ट्री में पहली बार, आज सैटरडे है, इतिहास में पहली बार आज स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा है। तो जब 9:30 बज जाए, आपने मुझे बताना नहीं है कपिल सर 9:30 बज गए हैं, आप जरा मार्केट देख लो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और हमने मार्केट देख लिया तो आपका लेक्चर खराब हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम उसके बाद पढ़ाई ना कर पाए। तो अपने को इस मोबाइल को टच नहीं करना है 9:30 से पहले। आप लोग भी टच नहीं करेंगे और स्क्रीन पे ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे मार्केट ऊपर है या नीचे है, कुछ नहीं लिखना। क्योंकि आपके भाई का लगा हुआ है बहुत मोटा पैसा, ठीक है। और अगर मार्केट में कुछ भी हुआ तो सीधा 20-30 लाख ऊपर नीचे हो जाएगा, तो अपने को दिक्कत हो जाएगी, फिर आज का लेक्चर खराब हो जाएगा। तो अपन मार्केट देखेंगे लेक्चर खत्म करने के बाद। मैं वो पर्सनली अकेले में देख लूंगा क्योंकि मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ, ठीक है जी। लो जी, लो जी, आज हम करेंगे बेटा। अब आ जाओ सभी बच्चे, आई होप सभी लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। आज आ जाओ आप सभी बच्चे फटाफट से ऐसे नंबर 800 सीरीज में। फिर हम क्लास के आखिरी में आज कुछ है ना सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आप मेरे को, जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना, तो आप मुझे प्लीज ये बताइएगा कि सर वो आपने सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ बात करनी थी, वो बता दो क्या है। तो लेकिन वो जीडी वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ लाइव वाले स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है, वो बताइएगा, ठीक है। सर गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आएगा क्या सर आपका? नहीं नहीं, गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे वो जीरो क्यों ना हो जाए, ठीक है। पिछले 3 दिन से मार्केट लगातार बढ़ रही है, अभी आज देखते हैं क्या होता है। चलो जी, अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके साथ स्क्रीन। सर ये मार्केट की बातें ना किया करो आप सुबह सुबह, उससे होता क्या है, हमारा क्लास से पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, वापस आ जाओ, सभी स्टूडेंट वापस आ जाएं। छोड़ दो जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी संसार में चल रहा है, जो भी जीवन में चल रहा है, सब चीजों को छोड़ दो और अभी सिर्फ एक ही चीज चलेगी और वो है ऐसे 800 सीरीज। मैं कैसा लग रहा हूं ये बताओ? मैं अच्छा लग रहा हूं? सर आप तो कतई झाकू लग रहे हो। मेरे को कल एक बच्चा कहता है, वो पता नहीं क्या नाम वर्ड उसने यूज किया था, कह रहा सर आज तो कतई जहर लग रहे हो। मैंने कहा ओ मेरे भाई तू जान ले ले मेरी। आ जाओ जी, ऐसे 800 सीरीज के अंदर बेटा आपको 3 स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 स्टैंडर्ड? मैं आपको पता है ना, मैं कुंवारा हूं एंड आई एम लुकिंग फॉर ए गर्ल। सर हिरम की आंसर शीट देने वाले थे, दे दूंगा सुदर्शन, एक सब्जेक्ट छोड़ो सारे की दे दूंगा, सबकी आ गई है। अच्छा मैंने एक बच्चे को तो दी है, वो व्हाट्सएप पे दी होगी मैंने। आ जाओ, इसके अंदर हम 3 स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं। ऐसे नंबर 800, ऐसे नंबर 805 और ऐसे नंबर 810। सभी स्टूडेंट मुझे ये बताइएगा, ये कितने स्टूडेंट ये ऑलरेडी 3 स्टैंडर्ड पहले पढ़ चुके हैं? प्लीज एक बार बता दीजिए कि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है। जल्दी से, जल्दी से बताओ, क्या आपने ये पहले कभी किया हुआ है या नहीं किया हुआ है? जल्दी से बताइएगा। ऑलरेडी डन, सबने कर रखा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। समरी देखिएगा, ध्यान से समझना। 3 स्टैंडर्ड हैं, तीनों बहुत प्यारे स्टैंडर्ड हैं, तीनों बहुत छोटे स्टैंडर्ड हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सुपर इंपॉर्टेंट की बात करूं तो ऐसे नंबर 810 जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में ज्यादातर 810 आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है ना एक राक्षस आपका इंतजार कर रहा है और वो कहेगा आप आ जाओ और मैं आपको फटाफट से खा जाऊं। वो राक्षस पता है ना कौन है? आपका एग्जाम का पेपर जो सेट करता है वो बंदा है। पता है कभी कभी ऐसा पेपर बनता है जहां से क्वेश्चन आने चाहिए वहां से क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, और जहां से आप सोचते हो कि क्वेश्चन नहीं आएगा वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा ये एबीसी एनालिसिस के चक्रों में ना पड़े, आप 100% कर कर जाएं। ज्यादा से ज्यादा 2-2 3-3 क्वेश्चन होंगे, वो आप कर कर जाइएगा एग्जाम में। जरूरी नहीं है 810 से ही पेपर में क्वेश्चन आए। 810 नो डाउट सुपर इंपॉर्टेंट है, बनता इससे है, लेकिन जिससे बनता है कभी कभी आईसीआई कहता है हम उससे नहीं देंगे, हम दूसरे से देंगे। सबसे पहले आप इन तीनों स्टैंडर्ड को, तीनों स्टैंडर्ड के पर्पस समझो, तीनों ही ऑडिटिंग की बात करते हैं।
तीनों ही किसकी बात करते हैं बेटा? तीनों ही ऑडिटिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों के नाम और नंबर देखेंगे क्या है। ऐसे नंबर जो 800 बात करता है ना, वो बात करता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की। अभी तक आप लोग ऐसे 720 तक पढ़कर आए हो। कौन से फ्रेमवर्क में पढ़कर आए हो? सर हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर आए हैं। तो अगर आपको कंपनी ये बोले कि आपको स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ऑडिट करना है, तो आप किन एडिशनल चीजों का ध्यान रखेंगे? तो आप एक बात बताइए, क्या अगर आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ऑडिट करते हैं तो क्या ऐसे नंबर 200 से लेकर 720 तक रेलेवेंट होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ, क्या ऐसे 200 टू 720 रेलेवेंट होगा या नहीं होगा? कपिल सर डेफिनेटली ये सारे स्टैंडर्ड रेलेवेंट होंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब मैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में अपना ऑडिट करूंगा तो मुझे एडिशनली किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को टेक केयर करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। अरे वाह, मतलब कुल मिला के आप ये बोल सकते हो सर जो हम पीछे पढ़कर आए हैं वो सारी रिक्वायरमेंट लगेगी, बस हमें डिफरेंशिएट कर लेना है कि एक ऑडिटर को एडिशनली भैया किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आगे अगला स्टैंडर्ड आता है 805, जो कि आपको बोलता है कि अगर आप सिर्फ एक आइटम का ऑडिट कर रहे हैं या वो आपको बोलता है यदि आप सिर्फ एक कैप्शन का ऑडिट कर रहे हैं, यदि आप सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहे हैं, यदि आप P&L का ऑडिट कर रहे हैं, तो आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक आइटम का ऑडिट करना पड़े? या एक बात बताओ, ऐसा कब होगा? जनरली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कब हो सकता है? जब आपको कोई बोले यार आप सिर्फ PPNE का ऑडिट कर दो, या सिर्फ आप डेटर को देख लो, या सिर्फ P&L का देख लो। बताओ भैया ये आपसे कब बोला जाएगा? जल्दी बताओ, कब ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा फटाफट से, ऐसा कब हो सकता है? फटाफट से बताओ बेटा। सर ऐसा तब हो सकता है जब किसी यूजर की रिक्वायरमेंट हो, जब किसी यूजर की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कि मान लो सर कंपनी को किसी को पैसे देने हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको हमें पैसे देने हैं। क्रेडिटर कहते हैं भैया हमें तुम्हारी रिकवरेबिलिटी पे जो है वो डाउट आ रहा है, आप एक काम करो हमें रिवेन्यू का अलग से ऑडिट करवा कर दो। तो हमें किसी यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ सकता है। दैट कैन बी ए बैंकर, दैट कैन बी ए क्रेडिटर, दैट कैन बी ए गवर्नमेंट। ऐसे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ऑडिट कब करेंगे? सर हो सकता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट भी हमारे इन्वेस्टर्स की है, गवर्नमेंट की है, रेगुलेटर्स की है, क्रेडिटर की है। तो दोनों में सेम एग्जांपल आप फिट कर सकते हो। अगला स्टैंडर्ड आता है 810, 810 या 810। वो बोलता है आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हो। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? सर जो मैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाता हूं उसे मैं क्या बोलता हूं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसे क्या बोलते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप एक बात बताओ, आपने अगर अपनी आर्टिकलशिप में कभी इंटरनल ऑडिट किया है या नहीं किया, आई डोंट नो। अगर आप इंटरनल ऑडिट करते हो तो बेटा इंटरनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, एक तो मेन ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, मेन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं जिसको उसके बाद आप एक समरी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो जो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही मान लो कंपनी आपको बोलती है कि भाई साहब आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, अब आप एक काम करो इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो जिसको आप कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एब्राइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। तो आपसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाया जा रहा है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ऐसे 810 बोलेगा आपको एडिशनली किन चीजों का ध्यान रखना है, एडिशनली आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हर स्टूडेंट ना नाम और नंबर याद करेगा। 800 बात करेगा स्पेशल पर्पस की, 805 बात करेगा आइटम की, 810 बात करेगा समरी की। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। इसका सबसे पहले मैं आपको हैंड रिटन चार्ट दिखाना चाहता हूं। सुबह सुबह फोन कौन कर रहा है मेरे भाई? इसका मैं सबसे पहले आपको हैंड रिटन चार्ट दिखाना चाहूंगा। आप चाहें तो इन स्टैंडर्ड को बुक से स्किप कर दीजिएगा, मैं नए हैंड रिटन चार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं थोड़ा एडिशनल कंटेंट कवर करके आप लोगों को दूंगा, ताकि आप बस हैंड रिटन चार्ट पढ़ना, आईटीपी एमटीपी के क्वेश्चन करना और पेपर में जाना, बुक से आपको नहीं करने हैं। तीनों ही स्टैंडर्ड सब कुछ हैंड रिटन चार्ट के अंदर कवर करना है। वो चार्ट आप चाहे मेरे रेफर कर लेना, या आज मैं जब आपको बुक रीड करवाऊंगा वहां मैं आपको मार्क करवा दूंगा, या वो वाला पोर्शन आप खुद से अपनी नोटबुक में ले जाना। आई होप दिस मैसेज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि सर बुक से अगर आप रीड करोगे तो आपको रिवीजन में टाइम लगेगा,
तीन स्टैंडर्ड आपका तकरीबन 1-1.5 घंटे या 2 घंटे ले जाएंगे, उतना समय नहीं लगाना है। वी हैव टू कंप्लीट ऑल 3 स्टैंडर्ड इन 20 to 30 मिनट, ऑल 3 स्टैंडर्ड। तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहता है, ऐसे 800 कहता है कि आपको ऑडिट करना है अंडर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, कि भैया एक ऑडिटर को स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ऑडिट करना है। उसके बाद क्या कहता है 805 कि एक ऑडिटर ऑडिट करेगा किसका जी, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या स्पेसिफिक एलिमेंट का, जिसको आप आइटम भी बोल सकते हो। और 810 बात करता है कि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, नो डाउट भैया, इसको आप अच्छे से करना। मैं राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन यहां से जरूर आपको दूंगा। तो तीनों स्टैंडर्ड के नाम हो गए। तो सबसे पहले चलो 800 ही देख लेते हैं। 800 क्या कहता है, क्योंकि सबसे आसान है, सबसे छोटा है। 800 क्या कहता है कि कपिल सर आपको ऑडिट करना है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में। तो आप मुझे बताओ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में ऑडिट क्यों करना पड़ रहा है, किस वजह से हो सकता है, पर्पस क्या हो सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। पर्पस क्या हो सकता है बेटा, सर किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट, क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट, लिस्टेड इन अदर कंट्रीज है वहां की रिक्वायरमेंट है, या कोई बैंक की रिक्वायरमेंट है। ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल आप आइटम पे या कैप्शन पे भी ले जा सकते हो। सेम जो मेरे को किसी किसी के आइटम का या कैप्शन का ऑडिट करना पड़े, वो भी किसी यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्लीज इसको। ये तीनों ही स्टैंडर्ड चाहे आप 800 की बात करें, चाहे आप 805 की बात करें या 810 की बात करें, ये तीनों ही स्टैंडर्ड सिर्फ 3 बातें करते हैं। अरे वाह, अभी आप ना देखना हंसेंगे। ये तीनों ही स्टैंडर्ड सिर्फ 3 बातें करते हैं, बताओ कौन कौन सी। एक ये बात करते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस, किसकी बात करते हैं, क्लाइंट एक्सेप्टेंस। दूसरे नंबर पे ये बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, और तीसरे नंबर पे ये बात करते हैं आपकी ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। अब आप मुझे बताओ, क्या हम जो किसी कंपनी का नॉर्मल ऑडिट करते हैं उनको भी नहीं 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि कपिल सर क्या हम क्लाइंट एक्सेप्ट करें या ना करें। एसए नंबर 220 और एसक्यूसी 1 के अंदर आप ढेर सारी चीजें पढ़कर आते हैं। फिर आप ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूं ऐसे 200 से लेकर आप 720 तक की बहुत सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। और ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग में ऐसे नंबर 700 सीरीज को मैं पूरा फॉलो करता हूं। तो यहां पे भी आप चाहे कोई भी काम करें, आप चाहे स्पेशल पर्पज में काम करें, चाहे आइटम का ऑडिट करें या समरी बनाएं, आपको ये 3 एरिया पे बातचीत करनी पड़ेगी। मतलब हर स्टैंडर्ड को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस, प्रोसीजर, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी 3 एरिया में चीजें डिवाइडेड हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आ गया, वो तो चलो बेसिक है। उसके बाद कहता है ए आपको एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पे बात करनी है, बी प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस पे बात करना है, आपको परफॉर्म करना है। एसए नंबर 300, 315, 330 प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे, और सारे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में से 200 से लेकर 620 तक के आपके सारे स्टैंडर्ड आ गए। और फाइनली रिपोर्टिंग की बात करेगा एसए नंबर 700। इनमें आपको एडिशनली किन चीजों का ध्यान रखना है वो देखना है, बाकी समझो जो आप ऑडिट में पढ़कर आते हो वही नॉलेज आपको यहां पर लगानी है। मैं स्टार्ट करूं, कपिल सर स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप ऑडिट कर रहे हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में, क्यों करवाया जा सकता है उसके आपने एग्जाम्पल देख लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जब कभी भी एक स्पेशल पर्पस में जाके ऑडिट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि भैया आपका पर्पस क्या है, आप क्यों इसके अंदर स्पेशल पर्पस में अपना ऑडिट करवा रहे हो, जरा हमें अपना ऑब्जेक्टिव और अपना पर्पस बता दीजिए। वो बोलेंगे जी हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट है, बैंक की रिक्वायरमेंट है, देयर कैन बी मेनी रीजन जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जा रहे हैं, क्या वो फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस आपने चेक किया। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में आप क्या क्या देखोगे जी, सर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में दोनों चीजें देख लेंगे, पर्पस भी देख लेंगे किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, और एफआरएफ जो है स्पेशल पर्पस का वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसके बिना मैं काम नहीं करूंगा। उसके बाद क्या कहता है, आप देखो एंगेजमेंट की प्लानिंग करो एंड परफॉर्मेंस करो, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। और तीसरे नंबर पे कहता है आपको फॉर्म करना है ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। तो ये 3 चीजों पे आपको काम करना है डिटेल के अंदर। सबसे पहले क्या आ गया, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस आ गया। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में आपको 2 बातें देखनी है मेन। नंबर 1 पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई आप क्यों बना रहे हो, किसकी रिक्वायरमेंट है,
आप इस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए क्यों रहे हो? दूसरा, क्या ये जो एफआरएफ है जिसके हिसाब से स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो, क्या ये एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं? क्या इस एफआरएफ को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं? स्पेशल पर्पस का जो पर्पस देखेंगे उसमें एक इंटेंडेड यूजर होगा, आपको उस इंटेंडेड यूजर की रिक्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के पॉइंट को एक बार दोबारा देखो कि सर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं एक्सेप्ट करने वाला हूं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको मेरे साथ रीड करना है, या आप क्या कर सकते हैं, अभी एक रफ नोटबुक अपने साथ लेके बैठ सकते हैं। ये पॉइंट हमें साथ साथ याद करने हैं बेटा, वी डोंट हैव एनी स्कोप की बाद में याद कर लेंगे, साथ साथ याद करने हैं, रटने हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं रटने हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद रटने हैं। क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर। इन तीन जितने भी अब अगले स्टैंडर्ड है ना, इन सबको हम समझेंगे भी और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद भी करेंगे ताकि पेपर में एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा, इससे ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। भाई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस करना है, मैं क्या देखूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा सर इसका पर्पस क्या है, इसका इंटेंडेड यूजर क्या है, और जो एफआरएफ है क्या वो एक्सेप्टेबल एफआरएफ है या नहीं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पहला एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। उसके बाद आता है कि आपको एंगेजमेंट में प्लानिंग करनी है एंड परफॉर्मेंस करनी है। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर ऐसे नंबर 100 से लिखा है मैंने, आप 200 से बोल सकते हो, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, 315 320 330 सब लगाएंगे। लेकिन अगर इतना ही बोलना है तो फिर तो स्टैंडर्ड खत्म। इतना नहीं है, आईसीएआई ने आपके लिए क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड का रेफरेंस देके आपको डिफरेंशिएटिंग रिक्वायरमेंट बता दी। जैसे ऐसे 200 में बता दिया आपको क्या करना है, ऐसे 320 में आपको बता दिया क्या करना है, ऐसे 260 में आपको बता दिया क्या करना है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने यहां लिए हैं, आप 3 से ज्यादा एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। जैसे एक बात बताइएगा, अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ऑडिट करने वाले हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट करने वाले हैं तो ऐसे 200 क्या बोलता है? सर हमने सीए फाइनल में तो पढ़ा ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव और इनहेरेंट लिमिटेशन पढ़ा दिया आपने, आप नालायक हो कपिल सर। अरे भाई इंटर की बातें तो याद होंगी या वो भी भूल गए हो? सर इंटर में ऑब्जेक्टिव होता था, स्कोप होता था, एथिकल रिक्वायरमेंट होती थी, इंडिपेंडेंस होता था, प्रोफेशनल जजमेंट होता था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता था। याद है कपिल सर? घंटा में कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आपको यहाँ से 200 की रिक्वायरमेंट नहीं लिखनी। बस मुझे ये बताओ, जो ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट जब आप एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते टाइम एक्सेप्ट चेक करते हो, क्या वो सारी चीजें आप स्पेशल पर्पस में भी चेक करोगे या नहीं? सर डेफिनेटली चेक करेंगे, सारी एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट सब चेक होगा। तो वही बोल रहा है कि जब आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो तो आपको सारे एथिकल रिक्वायरमेंट को देखना है, सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं जो भी है। ऐसे 200 का नाम क्या है, आपको याद है? ऐसे 200 का नाम नहीं है याद। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। आपको सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है, ठीक है। सर अगर कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल ही नहीं है तो भी जबरदस्ती फॉलो करूंगा, अनलेस नॉट एप्लीकेबल। जैसे कि ऐसे 299 हो सकता है, 600, 610, 620, अगर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है तो आपको फॉलो नहीं करने। कपिल सर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो जबरदस्ती की चीज पे। कोई बात नहीं, एक बार सुन लो, मैं बार बार तो नहीं आपके साथ बैठा हूं, एक ही चीज पे हम एक ही बार डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेटा जब भी आप स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करेंगे तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस में 3 पॉइंट क्या देखेंगे, उसका पर्पस देखेंगे, इंटेंडेड यूजर देखेंगे, जो एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं वो देखेंगे। उसके बाद सर जब मैं काम करूंगा, एंगेजमेंट को प्लान करूंगा, परफॉर्म करूंगा, तो सारे स्टैंडर्ड को मेरे को फॉलो करना है, अनलेस कोई एप्लीकेबल ही नहीं है। उसके साथ ही साथ ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट में सर मैं सारी एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस को भी चेक करूंगा। अब अगला स्टैंडर्ड हम रेफरेंस के लिए ले रहे हैं ऐसे 320। क्या पढ़ा है आपने? सर डेफिनेटली बहुत डिटेल में पढ़ा है। ऐसे 320 बात करता है प्लानिंग मटेरियलिटी एट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप एक बात याद करो, जब मैंने आपको ऐसे 320 पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था एक ऑडिटर जो मटेरियलिटी निकालता है वो कॉमन यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए निकालता है। यस और नो, याद है क्या? जल्दी बताओ। जब आप मटेरियलिटी निकालते हो तो किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के मटेरियलिटी निकालते हो या कॉमन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के निकालते हो? सर कॉमन नीड देखते हैं, उसके बेस पे मटेरियलिटी निकालते हैं। लेकिन यहां कौन सा ऑडिट कर रहे हैं सर? यहां स्पेशल पर्पस में आप ऑडिट कर रहे हो। स्पेशल पर्पस में आपको देखना पड़ेगा पर्पस क्या है, उसका इंटेंडेड यूजर क्या है। अभी अभी आपने ऊपर देखा था इंटेंडेड यूजर कौन है, तो इंटेंडेड यूजर के साथ देखो उसको किस मटेरियलिटी से फर्क पड़ता है, आप उसको ध्यान में रखते हुए
ऐसे 320 को अप्लाई करके मटेरियलिटी कैलकुलेट करो, तो यहां पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा। तो क्या कहता है देखो, स्पेशल कंसीडरेशन एज पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मटेरियलिटी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं जनरल पर्पस देखता हूं तो मैं 320 फॉलो करता हूं, कॉमन यूजर की रिक्वायरमेंट देखता हूं, लेकिन 320 में मेरे को स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को देखना पड़ेगा। क्लियर है? आप रिक्वायरमेंट देखना और फिर 320 की सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करके आप मटेरियलिटी कैलकुलेट करना। इन स्पेशल पर्पस फॉलो ऐसे 320 एंड ऑल अदर अलोंग विद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस समझ आया क्या? परफॉर्मेंस में ऐसे 200 और 320, उसके बाद आता है ऐसे नंबर 260। आप ऐसे 260, 265 और भी सभी स्टैंडर्ड की लिंकिंग कर सकते हो। 260 क्या बोलता था? 260 बोलता था सर, कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस। हमें चाहे मटेरियल में स्टेटमेंट मिली हो या कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी आ रही हो, हम वो दोस चार्ज विद गवर्नेंस से जाके कम्युनिकेट करते थे। बेटा एक बात बताओ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ सुनिएगा। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, मैं फाइनेंशियल जनरल पर्पस की बात कर रहा हूं, मैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बना दिए। आपने वो डिस्कस किए किसके साथ? आपने वो डिस्कस किए किसके साथ सर? दोस चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। आपने दोस चार्ज विद गवर्नेंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि मिस्टर एक्स वाई जी जो है ये रेलेवेंट पर्सन है दोस चार्ज विद गवर्नेंस में, जिनके साथ हमें हमारा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करना है। अब मैं इनके पास लेके जाता हूं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनको कहता हूं भाई साहब आपके साथ ना ये डिस्कस करने हैं। वो कहता है भाई इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप हमसे मत डिस्कस करो, आप हमारे सीएफओ साहब हैं उनसे डिस्कस कर लो। ओ, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि जो ऊपर वाले गवर्नेंस के अंदर लोग हैं वो इन स्पेशल पर्पस को ना देखें। यार एक क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट आई थी, यार एक किसी लीगल कोई रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट आई थी, वो हमारे सीएफओ साहब देख लेंगे, आप उनके साथ चले जाओ। तो क्या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दोस चार्ज विद गवर्नेंस डिफरेंट हो सकते हैं? हाँ जी, क्या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दोस चार्ज विद गवर्नेंस डिफरेंट हो सकते हैं? यस और नो? सर डेफिनेटली डिफरेंट हो सकते हैं। तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हु आर दोस चार्ज विद गवर्नेंस फॉर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, और उनके साथ में अपनी सारी रिक्वायरमेंट को कम्युनिकेट करूंगा। तो ऐसा हो सकता है जनरल पर्पस के दोस चार्ज विद गवर्नेंस अलग हो, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दोस चार्ज विद गवर्नेंस अलग हो। तो बेटा आपको इतना समझ आया क्या? देखो मैं भागूंगा नहीं बिल्कुल भी, और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी उन बच्चों से जो स्पीड बढ़ाकर लेक्चर देख रहे हैं। मैं मां कसम बोल रहा हूं, आपको ना समझ तो सब आ जाएगा, याद कुछ नहीं रहेगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपसे पूछूंगा ना, जरा बता बेटा प्लानिंग के अंदर क्या देखा था, एक्सेप्टेंस में क्या देखा था, तो बस सोचते ही रह जाओ कि क्या देखा था ऐसे। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट है, आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि अभी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं इनको तो बड़ा कंफर्टेबल है, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग में देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कितना स्लो बोल रहा है सामने वाला बंदा। आई एम वेरी कंफर्टेबल एट 1.5x और मे बी 2x। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ सब आ जाएगा, याद आपको कुछ भी नहीं रहेगा। तो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप 1.2 पे देखना चाहते हैं, 1 पे देखना चाहते हैं, 1.5x और 2 पे देखना चाहते हैं। आपको याद कुछ नहीं रहेगा, उसके लिए आप फिर मेरे को प्लीज बाद में ये मत बोलना कि भाई बंदे ने सही नहीं पढ़ाया, ठीक है? तो ये मेरा एक मैसेज था, याद चीजें रिटेन तभी रहेंगी जब धीरे धीरे 5-6 बार बोलेंगे। यार इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं मेरे पास, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये सारे स्टैंडर्ड आप सेल्फ कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो जिस बच्चे को ऐसे 200 से लेके 720 तक की नॉलेज है ना, वो किसी भी स्टैंडर्ड को सेल्फ कर सकता है। आगे वाले को 3402 402 से हो जाएगा। सारे स्टैंडर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन हमें याद करना है। तो मेरा बस काम यही है कि मैं आपको धीरे धीरे समरी बना बना के याद करवाऊं, बार बार एक बार बेसिक समझा के। और उसमें भी आपने स्पीड बढ़ा रखी है तो भैया तो क्या ही याद करोगे आप। तो रिकॉर्डेड वालों प्लीज स्पीड मत बढ़ाना, इन स्टैंडर्ड, इन 10 स्टैंडर्ड के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं। पीछे वालों में तो आपने नहीं बढ़ाई होगी, मैं मान के चल रहा हूं। लो जी, तो सबसे पहले आपने क्या देखा सर? ऑब्जेक्टिव में 3 बातों पे बात होगी, एक्सेप्टेंस, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। हर स्टैंडर्ड में इन्हीं 3 चीजों पे बात होगी। एक्सेप्टेंस में मैंने क्या देखा? पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ देखना है स्पेशल पर्पस का। उसके बाद मैंने कहा जी आप एंगेजमेंट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस करो, तो आपने कहा सर हर स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देख लेंगे। एग्जांपल के लिए हमने कौन सा डिस्कस किया? 200, 320 और 260। आई होप आपको समझ आ गया हो यहां तक। लाइव ऑप्शन का सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि स्पीड का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ तुम मेरी चाबी घुमा दो यहां से,
यहां से घुमा लो चाबी, कह रहा है बेटा कैसे होगा स्पीड का ऑप्शन गिरीश, अच्छा है नहीं है, नहीं तो तुम्हारा बस चले, तुम अभी मेरी चाबी घुमा दो यहां से। कपिल सर चलो तेज बोलो थोड़ा सा, थोड़ा स्पीड 1.2 1.5 नलायको। लो जी आखिरी आता है रिपोर्टिंग पार्ट। आखिरी कौन सा आता है? पार्ट नंबर 2 एसए 700 का रिपोर्टिंग पार्ट। बेटा अब आपने स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ऑडिट किया है, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये चेक करोगे कि जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो भी एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल उसी के हिसाब से बने हैं? तो सिर्फ आप उसका अकाउंटिंग देखेंगे, सिर्फ एंट्रीज देखेंगे, सिर्फ नंबर्स देखेंगे, या सर उसकी भी मेरे को डिस्क्लोजर्स भी चेक करने पड़ेंगे और अकाउंटिंग पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी? सर कपिल सर, जैसे हम पूरे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं ना, उसी तरह से हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को भी चेक करेंगे। अंशुल कह रहा है सर 5x पे बोलिए, हो गया खत्म स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ डिस्क्लोजर, और हमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी देखनी है, और अगर किसी यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। 10x में लेक्चर बंद कर देता हूं, खत्म। लो जी, ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब करते हैं क्या अवेलेबल एप्लीकेबल एफआरएफ को, जो भी एप्लीकेबल एफआरएफ है वो पूरा प्रॉपर तरीके से जाएगा, और टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर किसी यूजर की या जिसके हिसाब से मैं बना रहा हूं फाइनेंशियल उसकी कोई स्पेशल टर्म है तो वो भी मैं लेकर जाऊंगा। ये स्टैंडर्ड खत्म है। सर ऑडिट रिपोर्ट में आपको लगता है कुछ आपको एडिशनल देना चाहिए? मैं आपके जजमेंट से पूछना चाह रहा हूं। बेटा इसको ना बाद में रीड करना, ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसको बाद में देखना। आप ये सोचो कि आप एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो, क्या आपके हिसाब से उस ऑडिट रिपोर्ट में एडिशनली कुछ जाना चाहिए? जस्ट मैं आपका थॉट प्रोसेस चेक करना चाह रहा हूं। अब जो स्पीड वाले देख रहे हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता चल क्या रहा है, जो स्पीड में देख रहे हैं लेक्चर, जो स्लो देख रहे हैं वो सही बता देंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट में मेरे को कुछ एडिशनली मेंशन करना चाहिए? प्रीति कह रही है सर हम उस रिपोर्ट में पर्पस बताएंगे। बिल्कुल सही आपने लिखा प्रतीक, उसमें हम एक ईओएम और एक अदर मैटर पैराग्राफ डाल सकते हैं। अदर मैटर पैराग्राफ उसमें लिख सकते हैं भैया ये जो फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट जो है, ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाए हैं। दिस रिपोर्ट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल और नॉट रिकमेंडेड टू जनरल पब्लिक, और हम उसका लिमिटेड यूज के ऊपर भी एक पॉइंट रख सकते हैं। अगर सर लॉ एंड रेगुलेशन अलाउ करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट पे, अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोले कि भैया आप रिस्ट्रिक्ट कर दो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑडिटर भैया उस रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी रिस्ट्रिक्ट करवाएगा, उसमें लिख देगा दिस इज ओनली फॉर द बैंकर्स, ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और ना जाए। जैस्मीन आपने भी बिल्कुल सही लिखा है, संबित बेटा आपने भी बिल्कुल सही लिखा है। तो यही पॉइंट था। अब जो स्पीड बढ़ाने वाले हैं, तुम्हारे दिमाग में आया एक भी पॉइंट? लड्डू आया तुम्हारे दिमाग में? लो जी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपने ऐसे 700 को ही फॉलो करना है। सर एडिशनली क्या करना है पहले देख लो, पहले देख लो, फिर आप बोलोगे जूम करो, क्योंकि मैं जैसे ही लिखूंगा जूम आउट हो जाएगा। तो देख लो, सबसे पहले आप क्या दिखाओगे जी एडिशनल पॉइंट में? पर्पस इंटेंडेड यूजर, ये तो वही सब पहले पढ़ कर आए हो, और एक नोट डाल देना अदर मैटर में दैट अलर्ट द यूजर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फॉर स्पेशल पर्पस एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर अनदर पर्पस। अगर लॉ एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन अलाउ करते हैं तो रिस्ट्रिक्शन कर दो, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ना हो इस रिपोर्ट का। आई होप आपको 800 क्लियर है। सर इतू सा था? इतू सा ही था बेटा। बुक में बेटा बहुत लंबे लंबे छोटे छोटे पैराग्राफ लिख रखे हैं इन चीज़ों पे हमने समराइज करके लिख दिया है। अब आपके लिए मैं एक अलग से होमवर्क दूंगा, इन्हीं चीज़ों को बस आप पैराग्राफ फॉर्म में 3 लाइनों में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ताकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे चार्ट फॉर्म में थोड़ी ना आंसर लिखेंगे। आपको बुक में जो पैराग्राफ दिया है उससे मैं 2 लाइनें रेलेवेंट लाइनें बता दूंगा कि इनको आप कीवर्ड के साथ एक लैंग्वेज के साथ आप फॉर्म कर लेना। ऐसे 800 समझ आया क्या? मुझे बताइएगा जल्दी से। आज की क्लास में छोटी रखूंगा भाई बजट की वजह से, उस चीज़ के लिए माफ़ी। ठीक है, आज 3 घंटे 2.5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, आज हम 1.5-2 घंटे के आसपास ही पढ़ेंगे। कैसा लगा मेरे को ये बता दो, और फिर मैं आज करवाऊंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पहले। सर ऐसे नंबर 706 में भी लिखी है ये बात कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एग्जाम्पल में। भाई तुम्हारे जैसे बच्चों को ना मैं दिल से सल्यूट करना चाहता हूं कि तुमने इंटरलिंकिंग करी, एटलीस्ट कि तुमने इंटरलिंकिंग करी। मेरे पास फाइल नहीं है अभी 700 की। ऐसे 706 में एग्जाम्पल में दिया है, आपने बिल्कुल सही बोला, ये रहा ना, मुझे लगा नहीं है, ये रहा। बहुत बढ़िया, किसने लिखा है ये? ब्रजेश ने लिखा है। ब्रजेश बेटा बहुत बढ़िया।
इससे पता चलता है कि आप रिवीजन कर रहे हो और आपको पीछे का कंटेंट भी याद है। ये अदर मैटर पैरा पढ़ा था हमने 7 और 6 में। हाँ सर पढ़ा था। अच्छा इसमें एग्जाम्पल थे ही नहीं, इंटर की बुक से करवाए थे सर आपने? इंटर की बुक से करवाए थे क्या? ये नई किताब नहीं है, इसका मतलब ये पुरानी बुक है, इसके बाद मैंने ऐड करवा दिए होंगे एग्जाम्पल। इंटर की बुक में दिखा दूँ क्या मैं आपको? दिखा दो कपिल सर, नहीं तो हमें डाउट रहेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। ओह तुम डाउट भी करते हो? सर हम पूरा पूरा डाउट करते हैं आपके ऊपर, आपको नहीं पता? हम किसी भी फैकल्टी पे पूरा विश्वास नहीं करते कपिल सर, हमें नंबर लेके आने हैं, आप लोगों के ऊपर विश्वास करेंगे हमारा लंबा कटेगा। अच्छा नहीं करना चाहिए, ठीक है मत करो आप। इसमें भी नहीं हुआ तो लंबा कटेगा भाई। मैं रिकॉर्डिंग में काट दूंगा फिर उसको, जीडी वालों के लिए काट के दूंगा मैं, फिर उनको पता ही नहीं चलेगा ना हमारा कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है। बच गए कपिल सर, आप तो बच गए भाई। ये मैंने शायद आपको क्लास में ही बता दिया था, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आज तो गए हमारे कपिल सर। ये क्या हो गया? यस सर, जब आपकी क्लास नहीं होती तो रिवीजन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपने ऐसे 7 और 6 में भी एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है, आपने ऐसे 7 और 6 एग्जाम्पल में पढ़ा था। और अगर आपकी बुक में नहीं है बेटा तो आप इंटर की बुक से मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आई मार्क्ड एज एल ऑल्सो, लर्निंग, वेरी नाइस बेटा। चलो अब इंटर से आ जाओ वापस फाइनल में, इंटर आप पास करके आ गए हो। तो 800 सबको समझ आया? जल्दी से बताओ। मेन बुक से नहीं करना है, मेन बुक से बस एक बार करना है और अपना नोट बनाना है बेटा, अपने नोट्स बनाने हैं। देखो इस तरह के नोट्स होंगे ना तो इट विल टेक हार्डली 5 to 7 मिनट इनको करने के लिए। नहीं मिला तो मजा आ जाता निशांत, जूता निकाल के दूं तेरे को अभी, नहीं मिला तो मजा आ जाता। नालायक। अब भाई एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड करेंगे और फिर इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। बेसिकली आज मैं आपकी क्लास खत्म करूंगा, ब्रेक बोलेंगे, बाद में मर्ज करके हम इसको एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। आज एक सुपर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और कर लो, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा एक बात बताओ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई ये क्या क्वेरी आ गई? जैस्मिन की क्वेरी पढ़ लेते हैं भाई। सर एक बात बताएं, आपसे ही सर पढ़े थे रेगुलर से, 805 का क्वेश्चन आया था नवंबर में, वो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क करवाए थे, उसमें 4 आउट ऑफ 4 आए हैं मेरे। ये ऐसे 800 सीरीज आप बहुत अच्छे से करवा दिए थे। ओके जैस्मिन, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी। आपने करना है एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं, तो आप मेरे को एक बात बताओ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनी है? सर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी है। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मैं आपका ना जजमेंट टेस्ट कर रहा हूं। अरे यार कुछ अमेंडमेंट नहीं है, हमारी किताब पूरी है, डोंट वरी, कोई अमेंडमेंट नहीं है, छोटी मोटी चीजें, कुछ भी अमेंडमेंट नहीं है भाई। बाकी टीचर्स ने पहले सुपर समरी बना रखी थी अपनी किताबों को, अब उनको लगा कि 2-4 चीजें और ऐड कर देते हैं, तो उन्होंने वो ऐड कर दी और आपको अमेंडमेंट के नाम से दे दी। हमारी बुक में पहले से ही ये डिटेल में है, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल सुभाष दुग्गड़, ठीक है, 2-4 पॉइंट आईसीआई ने ऐड किए हैं, मैं बताता हूं कैसे। यार एक ना आप ना दो चीजों को अलग करना सीखो, अमेंडमेंट और एडिशन दोनों चीजें अलग होती हैं। अमेंडमेंट मतलब कोई चीज है वो चेंज हो गई, वो बदल गई, दैट इज ए अमेंडमेंट। एडिशन होता है कि जो है वो तो है, आपने एडिशनली कोई एक आध चीज और पढ़नी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आईसीआई क्या करता है, तो आप लोगों को कभी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे 800 सीरीज है, अभी यहां पे कितने एग्जाम्पल है? 3 एग्जाम्पल है, 200 का, 320 का, 260 का। अगर मान लो आईसीएआई अपना नया स्टडी मटेरियल लेकर आ रहा है और उसको लगता है यार 3 एग्जाम्पल ना कम है, एक काम करो इसके साथ एक ऐसे 560 का एग्जाम्पल भी डाल दो, इसके साथ एक ऐसे 720 भी डाल दो। एक बात बताओ, चलो मैं आज करवाता हूं आपको, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल बने, तो क्या जो स्पेशल पर्पस की ऑडिट रिपोर्ट होगी वो 2-3 पेज की होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, या वो भी किसी हो सकता है क्लाइंट एक डॉक्यूमेंट के साथ लगाकर भेजे। लो आईसीआई के अमेंडमेंट भी करवा रहा हूं साथ साथ, मुझे लगा था मैं बाद में करवाऊंगा, साथ साथ करो अगर आप उसे अमेंडमेंट बोलोगे। क्या मेरे को एक बात बताओ सभी स्टूडेंट, जब इसकी ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगी, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे ऐसे 700 स्पेशल पर्पस में, तो क्या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है वो कंपनी किसी बुकलेट में लगा के दे, तो उस बुकलेट को भी चेक करने की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी या नहीं रहेगी?
कपिल सर आपने पहले ही बोल दिया, कहां गया, कि अपने को सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, फॉलो ऑल एसे फ्रॉम एसे नंबर 100 टू 799। तो क्या जो मैंने आपको 720 करवाया था कि आपको अदर इंफॉर्मेशन रीड करनी पड़ेगी आपकी नॉलेज के साथ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, वो कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है, तो क्या वो चीज फिर इसके लिए भी होगी या नहीं होगी? बस आप मुझे ही बताओ राहुल भाई, आप मुझे ही बताओ क्या वो स्पेशल पर्पस में भी होगा या नहीं होगा। लेकिन आईसीआई ने तो सिर्फ 3 ही एग्जांपल दिए हैं, तो कल को आईसीआई मान लो 720 और 560 का भी यहां पे रेफरेंस ऐड कर दे, तो आप उसे क्या बोलोगे? सर अमेंडमेंट है। भाई वो अमेंडमेंट नहीं है, वो एडिशन है। और मैं बोलूंगा यार ये तो बड़ा जजमेंटल एडिशन है। मैं तो आपको बोल रहा हूं 100 से 720 तक सब लगेंगे, आईसीआई ने 3 की जगह 5 कर दिया, तो ये हुआ है। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पूरे ऑडिट में एनबीएफसी को छोड़ दो, कोई भी अमेंडमेंट ना तो आई है ना आएगी। क्या बात है, ना तो आई है ना आएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी स्टेटमेंट को देखना, चाहे आपका एग्जाम सीए फाइनल का 3 साल बाद ही क्यों ना हो। सीए फाइनल में जहां पे लो प्रोविजन है वो बैंकिंग और एनबीएफसी है, थोड़े से प्रोविजन जहां पे आते हैं, बाकी कहीं पे भी हमारे लीगल प्रोविजंस नहीं है। तो इसका मतलब हमारे यहां पे कभी भी अमेंडमेंट्स नहीं आएगी। आईसीआई ज्यादा से ज्यादा कुछ माइनर एडिशन डिलीशन कर सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो 720 वाले आईसीआई ने पॉइंट्स वगैरह और डाल दिए, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, वो बेसिक एडिशन है, वो अगर आप सेल्फ भी रीड करोगे तो आपका हो जाएगा। चलो जी आगे चलते हैं। अब ऐसे नंबर 810 पहले करेंगे हम, फिर बाद में बात करेंगे। लो जी 810 बात करता है कि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट अपनी जजमेंट से बताएंगे। आप केपीएमजी हो, ठीक है जी, आप कौन है जी? केपीएमजी हो आप। आपने कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किए हैं, आपने कंपनी का मतलब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे फाइनेंशियल का ऑडिट कर दिया, उसे हम एएफएस बोल रहे हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उसी, ये किसके हैं, मान लो रिलायंस है, उसी रिलायंस ने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समराइज करवाना है, समरी बनानी है किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए। तो आप मुझे बताओ ऐसे 810 के हिसाब से क्या इस समरी का ऑडिट ईएनवाई कर सकती है? जनरली मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इस समरी का ऑडिट ईएनवाई कर सकती है? हमारे 810 में नहीं कर सकती। 810 कब लगेगा बेटा? जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही ऑडिटर जब समरी बनाता है तभी 810 लगेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर ही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेगा, तो यहां पे ऑडिटर क्या है बेटा? सेम है, मैं आपको बुक में दिखा दूंगा, ये चीज सेम है, सेम होगा, तभी आपका 810 लगेगा। ये एक जनरल बात थी मेरे को जो बतानी थी आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी किससे बन रही है? सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राइव फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही हमने ड्राइव की है समरी फाइनेंशियल। ऑडिटर मस्ट बी सेम एज अपॉइंटेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो बातें मैंने आपके लिए पहले ही लिख दी ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। अब सर यहां पे भी 3 बातें होंगी, जरा कमेंट करके बताओ वो 3 बातें कौन कौन सी होंगी? फटाफट से हर स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा वो 3 बातें कौन कौन सी होंगी इस वाले स्टैंडर्ड में भी, जल्दी जल्दी बता दो वो 3 मुद्दे कौन कौन से होंगे यहां पर। सर यहां पे भी वही रहेगा, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ रिपोर्टिंग, और साथ ही साथ रिपोर्टिंग। एक्सेप्टेंस, ऑडिट प्रोसीजर, रिपोर्टिंग। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बोला। तो पहला क्वेश्चन आता है एक्सेप्टेंस। भाई ये स्टैंडर्ड ना सुपर इंपॉर्टेंट है, तो बार बार इंपॉर्टेंट लिखने से अच्छा है मैंने स्टैंडर्ड के साथ ही लिख दिया, क्या? सुपर इंपॉर्टेंट। खून में डाल लेना इस स्टैंडर्ड को, खून में एक इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन में पूरा ऐसे 810 डालना और अपनी किसी भी नर्व्स के अंदर पूरा इसको डाल देना, ठीक है, 810 को। लो जी ये कहता है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में सबसे पहले आप क्या देखोगे? आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, तो सबसे पहले बेटा एक कीवर्ड आता है इसके अंदर, अप्लाइड क्राइटेरिया। जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है उनको पता होगा। आपको ये देखना है कि जो मेरे फाइनेंशियल से, मेन फाइनेंशियल से जिस तरह से समरी बनाई जा रही है, क्या वो समरी जो अप्लाइड क्राइटेरिया होते हैं, जो रूल्स होते हैं, क्या उसके हिसाब से बनाई जा रही है या नहीं? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ये ना इस स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करने का एक कीवर्ड भी है, क्या? अप्लाइड क्राइटेरिया। ध्यान रखना कौन सा वर्ड? अप्लाइड क्राइटेरिया। तो आपको ये देखना है कि जो अप्लाइड क्राइटेरिया है
ये बेटा कब है? बिफोर एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्टेंस करने से पहले, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा सर वहां पे कौन सा फ्रेमवर्क देखा था, जनरल स्पेशल पर्पस में आपने क्या देखा था कि जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये छोटे छोटे ना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आपको याद होने चाहिए। यहां क्या कह रहा है कि सर हम देखेंगे अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। पानी पियो भाई सभी स्टूडेंट, पानी नहीं है पिया हमने आज, 40 मिनट हो गए। तो क्या कहता है कि जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अब देखो यहां पे मैंने स्टार लगा रखा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं अप्लाइड क्राइटेरिया के ऊपर कि आप अप्लाइड क्राइटेरिया में क्या क्या देखोगे। अप्लाइड क्राइटेरिया के अंदर हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले सर हमें नेचर ऑफ एंटिटी देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे जैसे वहां देखा था पर्पस क्या है स्पेशल पर्पस का, ऐसे हमें यहां भी देखना पड़ेगा पर्पस क्या है स्पेशल पर्पस, सॉरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे कहता है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भैया नीड क्या है इंफॉर्मेशन की वो आपको देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो आपके समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्लाइड क्राइटेरिया है उसका जो रिजल्ट है वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। भाई रुचिका ने तो पॉइंट ही लिख दिए सर, नेचर ऑफ एंटिटी देखेंगे, पर्पस देखेंगे, फाइनेंशियल इन्फो ऑफ इंटेंडेड यूजर देखेंगे और अप्लाइड क्राइटेरिया के रिजल्ट जो है वो मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। एक पॉइंट आपने मिस कर दिया रुचिका राठी, तो ये याद करना होगा बेटा। मैं दोबारा बता रहा हूं, जब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है या नहीं। सर अप्लाइड क्राइटेरिया के अंदर क्या देखना है, मेरे साथ बोलो। अप्लाइड क्राइटेरिया में क्या देखोगे, जैसे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में क्या देखते हो सर, उसका एक्सेप्टेबल है या नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उसका आउटपुट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। सेम पॉइंट है सर, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, पर्पस क्या है समरी का, इंफॉर्मेशन नीड क्या है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एज पर इंटेंडेड यूजर, और साथ ही साथ अप्लाइड क्राइटेरिया का रिजल्ट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट आप भूल जाओगे, इसलिए आपको याद करने हैं बार बार। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो बेसिक था सर, अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बेटा आप मेन फाइनेंशियल से क्या बना रहे हो, समरी बना रहे हो, तो आप मुझे बताओ क्या जैसे हम मेन जब भी ऑडिट करते हैं तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो सेम एग्रीमेंट यहां भी ले लेंगे जिसमें मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब साइन करवा लेंगे। तो पहला पॉइंट तो नॉर्मल था कि आप मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइन करवा कर ले लो, ठीक है। और क्या लिखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। ये तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट था कि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं मार्क कर रहा हूं। सर आप एक बात बताइएगा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं और फिर आपके दिमाग में अपने आप ये पॉइंट फिट हो जाएगा। अगर मैं एज ए कंपनी, एज ए रिलायंस इंडस्ट्री, अगर मैं आपको बोलता हूं लीजिए ये हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ले लीजिए और आप अपना काम कर लीजिए, क्या आप मुझसे डिमांड करेंगे कि साहब इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं बेटर तरीके से समझ सकता हूं यदि आप मुझे देंगे? बताओ क्या, पूछिए। ब्रजेश आखिरी में देख लेंगे, जल्दी बताइएगा। अगर ब्रजेश मैं आपको किसी कंपनी के समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूं तो आप मुझसे मांगेंगे क्या? सर मैं मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगूंगा, प्रीति कह रही है, बिल्कुल सही बोला प्रीति आपने। तो उस केस में सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमसे मांगा जाएगा। तो हम ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बात तो लिखवाएगा ही लिखवाएगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आप एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया बनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं उसको ये बोलूंगा कि भैया लिख कर दो कि जिनको आप ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने वाले हैं, जो भी इंटेंडेड यूजर होंगे उनको आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवा कर देंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। यहां पे स्टार 2 है कि कैसे कैसे अवेलेबल करवा सकते हैं, वो मैंने नीचे आपको दिया है। दोबारा पढ़ेंगे, आपने मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। आप जो यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है, उनको अवेलेबल करवाएंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी। तीसरा आता है इंक्लूड करेंगे ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट। तो 720 वाला डॉक्यूमेंट आ गया, 720 वाला रेफरेंस आ गया कि अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट अटैच करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट में जिसमें आप चाहें। यहां तक क्लियर है? और फॉर्म ऑफ ओपिनियन जो भी आप करेंगे वो आपको मैनेजमेंट के साथ एग्री करना है। तो ऐसे 200 का अगर आपको कंटेंट याद हो, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, अगर आपको याद हो तो, आई एम नॉट श्योर आपको याद है या नहीं,
तो ऐसे 210 के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती थी याद करो सर। ऐसे 210 में पहली कंडीशन होती थी कि मैनेजमेंट जो है वो अपने फाइनेंशियल प्रिपेयर करेगा एज पर एक्सेप्टेबल एफआरएफ, यहाँ पे आ गया एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। उसमें आता था कि वो इंटरनल कंट्रोल लगाएगा, ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। उसके बाद एक और चीज आती थी कि एग्रीमेंट के अंदर हम कवर कर सकते हैं फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑडिट रिपोर्ट। इसी तरह से जो हमारी जो भी ओपिनियन रहेगी उस पर भी आपको मैनेजमेंट के साथ एग्री करना होगा कि भाई हमारा फॉर्म ऑफ ओपिनियन जो है वो इस तरह की रहेगी, उस पर आपको एग्री करवाना होगा मैनेजमेंट से। तो बेटा सबसे पहले एक्सेप्टेंस के ये 4 पॉइंट सभी बच्चे रीड करेंगे आगे बढ़ने से पहले। एक्सेप्टेंस में सबसे पहले आपने क्या देखना है सर, हम डिटरमाइन करेंगे क्या जो अप्लाइड क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फिर मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट लेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उस एग्रीमेंट में क्या होगा कि आप अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। दूसरा, आप अवेलेबल करेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एनी डिफिकल्टी। तीसरा क्या कहता है, इंक्लूड करेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट, और फॉर्म ऑफ ओपिनियन को एग्री करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट इन पॉइंट को फटाफट से याद करेगा। और ये फैक्टर और देख लो कि जो रिपोर्ट अवेलेबल करवानी है विदाउट एनी डिफिकल्टी, ये बहुत आसान है सर। इसमें हम क्या करेंगे, हम उनको ऑडिटेड समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देंगे एक लाइन कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर ले लो। जैसे कि कंपनी की वेबसाइट, रिलायंस इंडस्ट्री के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ अवेलेबल है, वेबसाइट पे। तो आप रेफरेंस दे दो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि भैया कहाँ आपको मिलेंगे। या आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी पब्लिक रिकॉर्ड में हो सकते हैं, उसका रेफरेंस दे सकते हो। या मैनेजमेंट क्या कर सकती है, एक प्रोसेस बता सकती है कि कैसे एक यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन ऑब्टेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप प्रोसेस ही बता सकते हो। तो ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरली अप्लाइड क्राइटेरिया में आप क्या फैक्टर देखोगे वो आपको याद रखने क्या था, नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन नीड ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और भैया मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए अप्लाइड क्राइटेरिया का रिजल्ट। फटाफट से यहाँ तक आप रिवाइज करेंगे और मुझे बताएंगे। ये सारे हैंड चार्ट जो है टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हो। इतना रिवीजन करके मुझे बताओ सर इतना समय क्यों लगा रहे हो। अरे भाई पेपर में यही आ गया कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या देखोगे, तो आपको यही तो 4 पॉइंट लिखना है, उसमें अप्लाइड क्राइटेरिया भी डाल देना, अवेलेबिलिटी भी डाल देना। तो यही तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे भाई, इसलिए टाइम लगा रहा हूं। अप्लाइड क्राइटेरिया रूल्स, जैसे एफआरएफ है देवेश, अप्लाइड क्राइटेरिया रूल्स जिसके बेस पे आपको समरी बनानी है, जिसके बेस पे आपको समरी बनानी है। अभी रीड करवा दूंगा, डोंट वरी। रीड करके बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। May 24 में एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस हो गया, अब प्लानिंग एंड प्रोसीजर, और फाइनली रिपोर्टिंग। ठीक है, चलें आगे, याद कर लेना आराम से, समरी बना लेना। उसके बाद आता है ऑडिट प्रोसीजर। इसमें तो कुछ है ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता ये आईसीआई ने दिया क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता आईसीआई ने दिया क्या है। कह रहा है ऑडिटर को मेक श्योर करना है, इंश्योर करना है क्या, कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करे देयर समरी नेचर एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भैया आपको एडिशनली किस चीज को मेक श्योर करना है कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं ना वो डिस्क्लोज करे सारी समरी एंड आइडेंटिफाई करे द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी अभी आप ऊपर पढ़कर आए हो ना कि समरी के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं ऑडिटेड कहां रहेंगे, तो वो कह रहा है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी समरी को डिस्क्लोज करे और आइडेंटिफाई करे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहला। दूसरा कहता है इफ समरी नॉन अकम्पनीड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम हुम एंड वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। तो सर ये तो सेम है जो आपने ऊपर पढ़ा है, बस अब ये बात कर रहा है कि बिफोर एक्सेप्टेंस आपको ये चीजें चेक करनी है, आफ्टर एक्सेप्टेंस आपको ये चीजें मेक श्योर करनी है। चेक नहीं करनी, बेसिकली डिस्कशन करना है कि भैया आप यूजर को प्रोवाइड करेंगे।
आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि भैया समरी के अंदर सारी चीजें एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड हो और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी नहीं है तो फ्रॉम होम एंड वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। ये बहुत ही बेसिक बात थी। उसके बाद कहता है जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाए हैं, मैंने देखो बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया है, वो अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से प्रिपेयर हुए हैं और सारी इंफॉर्मेशन अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्क्लोज हुई है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से सब चीजें उसमें डिस्क्लोज्ड हैं और अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से प्रिपेयर्ड हुई हैं। क्लियर है? दूसरा क्या कहता है, देखिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट मिसलीडिंग, कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा कहता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्री कर लो विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब समरी बने तो ऑडिटेड सही है ना, तो कंपेयर कर लो कि भैया सारी चीजें सही आ रही है क्या, एग्री कर लो। और ये भी रिपीट पॉइंट है, आई डोंट नो व्हाई सेम थिंग आई से अगेन रिपीटिंग ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल टू यूजर विदाउट एनी डिफिकल्टी, इसको भी आपने मेक श्योर करना है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा जो ऑडिट प्रोसीजर है समरी का वो बहुत ही इजी है, यहाँ पे कुछ भी नया आपको पढ़ने को नहीं मिलता, इसीलिए मैं ऊपर ज्यादा समय लगा रहा था कि समरी, पहला पॉइंट तो यही पढ़ लो कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री हो गए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, समरी जो है वो एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया प्रिपेयर हुए हैं और डिस्क्लोज हुए हैं। समरी फाइनेंशियल सब कुछ आइडेंटिफाई करती है एंड डिस्क्लोज करती है। अगर कंपनी नहीं करती ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप सोर्स बताएंगे कहाँ से ले सकते हैं, और सेम बात दोबारा लिख दी, पता नहीं क्यों। तो इसके अंदर मैं कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा। अब आते हैं ओपिनियन पे, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपकी नॉलेज चेक होगी, बताओ बेटा कौन से स्टैंडर्ड की, सर 705 के स्टैंडर्ड की पूरी नॉलेज हमारी यहाँ पे चेक हो जाएगी। अब मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, इसको आप मेन बुक से कीजिएगा, यहाँ पे मत कीजिएगा चाहे से। हाँ जी, हमें अप्लाइड क्राइटेरिया वर्ड यूज करना है। अब आप ओपिनियन फ्रेम कर रहे हो बेटा, अब आप मेरे को बताओ अनमोडिफाइड ओपिनियन मैं कब दूंगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हम अनमोडिफाइड ओपिनियन तब देंगे जब वो कंसिस्टेंट होगी मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, मतलब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे मेरी समरी जो है वो कंसिस्टेंट है, तो मैं दे दूंगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप उसे क्या दे सकते हो, एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरी कंसिस्टेंट है और फेयर है, एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उसे एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। उसके बाद यदि मान लो आपका लॉ एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब करता है वर्डिंग ऑफ ओपिनियन, मतलब आपको ओपिनियन किस तरह से देनी है कौन बता रहा है, लॉ एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं। तो सर ऐसे केस में मैं चेक कर लूंगा क्या लॉ एंड रेगुलेशन की कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अगर हाँ तो मैं अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाकर उस रिक्वायरमेंट को पूरा करूंगा। तो पहला यही आता है कि अप्लाई करो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू कंप्लाई ऑल द लीगल एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट। अगर यूजर को, ध्यान से समझना, सिंस लॉ एंड रेगुलेशन की कुछ अदर रिक्वायरमेंट भी है तो ऐसा हो सकता है यूजर वो चीज ना समझ पाए, मिसअंडरस्टैंड कर ले, तो हम क्या करेंगे, एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी डाल देंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट में टू मिटिगेट मिसअंडरस्टैंडिंग, कि भैया किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो यूजर को, इसलिए इफ रिक्वायर्ड मैं एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी डाल दूंगा सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड इट। और अगर आपकी एडिशनल एक्सप्लेनेशन स्टिल मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटिगेट नहीं करती है तो आप इस तरह के एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी रिपोर्ट में। आपको वही मान लो कोई एक पैटर्न दे दिया लॉ एंड रेगुलेशन में कि इस तरह से आपको ओपिनियन ड्राफ्ट करनी है, यू थिंक कि मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद भी यूजर मिसअंडरस्टैंड करेगा, डोंट एक्सेप्ट इट अनलेस ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, तभी आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ये भी फालतू की बात थी। उसके बाद देखिएगा, ये मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये मेरे को समझाना पड़ेगा, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट है लेट्स से 25 मई 2025, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है। बेटा कंपनी ने कहा कि केपीएमजी आप हमारे लिए समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना दो। हमने कहा जी हम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कर दो, तो हमने कहा जी लो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम आपके लिए बना देते हैं, कर देते हैं, बनाएंगे तो मैनेजमेंट ही, हम इसका ऑडिट कर देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। और इसकी जो रिपोर्ट है 26 जून 2025 है, मतलब तकरीबन 1 मंथ का गैप है। देखो ऐसा नहीं है कि 1 मंथ का गैप होगा, हो सकता है जिस दिन मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल बने, समरी हमने पहले ही बना रखे थे, उसको भी चेक कर लिया, सेम डेट पर ही मैं समरी को भी साइन कर दूं, ऐसा हो सकता है कि मेन ऑडिटर सेम डेट पे समरी को भी साइन कर दे, फिर तो सब्सिक्वेंट इवेंट का पॉइंट आएगा ही नहीं ऐसे 560 का।
लेकिन अगर मान लो मैं 26 जून को कर रहा हूं समरी साइन, तो मेरे को एक स्पेशली नोट डालना पड़ेगा कि जो हमने 560 के सब्सिक्वेंट इवेंट देखे हैं, ऐसे 560 के सब्सिक्वेंट इवेंट देखे हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक के देखे हैं, इस वाले पीरियड के सब्सिक्वेंट इवेंट हमने कवर नहीं किए हैं, ये आपको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी डेटेड लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंशन दैट सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कवर्ड। ये आपको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट हम इसको मेन बुक में डिस्कस करेंगे, मेन बुक में कि भैया ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कवर होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का यहाँ से भी बनता है। तो एक बार 2 मिनट लगा लो सभी स्टूडेंट, एक बार 2 मिनट लगा लीजिए प्लीज़, और वापस से आप एक बार इसको चेक कर लीजिए 810 को आराम से, कि भाई ये पॉइंट आपको समझ आए एक्सेप्टेंस के। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर, ओपिनियन में कुछ अभी मैंने खास पढ़ाया नहीं, रिपोर्ट में मेन बुक से ही आपको करवाने वाला हूँ। तो एक बार आप 2 मिनट लीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हम रिपोर्टिंग पे जाने के लिए तैयार हैं। सर आप इसको हटाओ नहीं, लो जी नहीं हटा रहा। चलो मेन बुक पे चलते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एसे नंबर 810। आ जाओ जी। पहले मैं करवाऊंगा रिपोर्टिंग पार्ट, क्योंकि बाकी सब तो फिर नोट से बिल्कुल ही मैच हो जाएगा आपका। लो बेटा ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी और मुझे भी, आराम से पढ़ेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पार्ट डिस्कस कर लिया था। ये ऑडिटर रिपोर्ट मैंने आपके समरी में लिख दिया, रेफर बुक। तो देखो बेटा, जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, कहीं पे भी नहीं है 800 में भी रिपोर्ट की बात नहीं हुई, यहां बात कर रहा है कि जब आप समरी की रिपोर्ट बनाओगे तो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा। तो सर आप बोल सकते हो ऐसे नंबर 700 ने ऑलरेडी हमें फॉर्मेट दे रखा है, तो हम उस फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे, लेकिन कुछ एडिशनल बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ एडिशनल पॉइंट आपको आपकी रिपोर्ट में डालने पड़ेंगे, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए क्या कहता है। सबसे पहले टाइटल, एड्रेसी, ये नॉर्मल बात है सर, जिसमें नेचर ऑफ एंटिटी, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, पर्पस आ जाएगा, ये बेसिक बात है। सर एक एडिशनल पैराग्राफ आपको देखने को मिलता है, दैट इज इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, और ये मैं बोल रहा हूं ये आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। समझने का कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाकी सेम है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपिनियन, सिग्नेचर, डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर। मैंने कुछ भी नहीं काटा अपनी बुक से, मेन बुक में मैंने सब रखा है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, यदि आप समरी बना रहे हो तो आप लिख सकते हो ना ऑडिटर रिपोर्ट एडिशनल पैराग्राफ, समरी अपनी जो समरी बना रहे हो तो आपको इंट्रोडक्टरी पैरा लिखना है बस, बाकी सब सेम है। अब ये इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर क्या क्या जा रहा है देखिएगा, इसको ना बेटा याद कर लेना, लर्न दिस। ठीक है, याद करना है। सर आपने सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द ऑडिटर इज रिपोर्टिंग, इंक्लूडिंग टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, जिसकी भी आप समरी बना रहे हो सबको आइडेंटिफाई करना है। सर ये तो सेम पॉइंट है जो हम रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में देखते हैं, वहां भी आइडेंटिफाई करता है, तो सेम पॉइंट है तो क्या हुआ, पहला पॉइंट कॉमन आ गया, अच्छी बात है। अब एडिशनल पॉइंट आएगा, सर समरी के साथ साथ आपको आइडेंटिफाई करना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपको समरी के इंट्रोडक्टरी पैरा में लिखना पड़ेगा कि दीज आर समरी, इसके अलावा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, वो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस नहीं देंगे सर, ऑडिट रिपोर्ट का भी रेफरेंस देंगे, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट है उसका भी रेफरेंस देंगे। रेफर टू द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द डेट ऑफ दैट रिपोर्ट एंड द फैक्ट दैट एन अनमोडिफाइड ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज सो, अदरवाइज जो भी ओपिनियन है वो हम मेंशन करेंगे। ओ तो इसका मतलब क्या हुआ, समरी बनाओ तो सर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन दो, यहां पे टाइटल तो आइडेंटिफाई होंगे ही होंगे, साथ में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई होगी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा,
ऑडिट रिपोर्ट के ओपिनियन को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस रिपोर्ट में, ये एक एडिशनल पॉइंट है। ये दोनों ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहता है, इफ द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट दैट summary financial statement and AFS do not reflect the effect of event that occurred subsequent to the date of audit report on the audited financial statement। ऐसे 560 का जो ऊपर पॉइंट आया था वो भी आप अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, एडिशनल पैराग्राफ में आपको मेंशन करना पड़ेगा, ऐसे नंबर 560 वाला पैराग्राफ, कि सब्सिक्वेंट इवेंट आफ्टर ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट हमने कवर नहीं किए हैं। उसके बाद क्या कहता है, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग दैट summary financial statement do not contain all the disclosure required by FRF applied in the preparation of audited financial statement, क्योंकि उस पे तो हमने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे डिस्क्लोजर लिए हैं, एंड दैट रीडिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग ऑफ द AFS। आखिरी पैराग्राफ आता है कि जो हमारा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके अंदर सबसे पहले तो ये डू नॉट कंटेन ऑल डिस्क्लोजर, डू नॉट कंटेन ऑल डिस्क्लोजर्स, plus it is not a substitute, ठीक है, ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कहने को मैंने 4 बनाए हैं लेकिन आप 6 पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट, समझाने का कुछ नहीं है बट नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि भैया एक एडिशनल पैराग्राफ जाएगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके सारे टाइटल, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, उसकी डेट और अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर है तो, और साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगा 560 के इवेंट हमने ऑडिट रिपोर्ट के बाद के कवर नहीं किए, और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारे डिस्क्लोजर नहीं गए, और ये सब्सटीट्यूट नहीं है। बेटा ये भूल जाओगे, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें आप भूल जाओगे, आपको बार 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 इन स्टैंडर्ड का रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेंगी। तो आप इनके नोट्स में सिर्फ आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ले जाना अपने नोट्स में। क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है? देवेश कह रहे हैं सर अगर अप्लाइड क्राइटेरिया और FRF दोनों सेम है तो हम FRF वर्ड क्यों नहीं कर रहे? भाई एसए की रिक्वायरमेंट है, एसए 810 बोलता है आपको अप्लाइड क्राइटेरिया वर्ड यूज करना है, तो बस वो यूज करना है। 810 के सारे क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा प्रतीक, अभी तो मैं कंटेंट करवा रहा हूं बेटा, पहले कंटेंट करो, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले समझ लो। एक्सेप्टेंस के ऊपर बहुत सारे पॉइंट आपने नए देखे कि भैया आप यूजर को अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाओगे, नहीं है तो उसका तरीका बताओगे कैसे मिलेगी, मैनेजमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आया ना, अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से फाइनेंशियल बने हैं, तो ये डिफरेंट कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है जो आप जजमेंट से नहीं लिख सकते। फिर ऑडिट रिपोर्ट का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ गया, ऑडिट प्रोसीजर के अंदर सारे कॉमन पॉइंट थे। लो जी, ये सारे मैं किसी भी चीज को ऐसा नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। आपने जजमेंट यहां से नीचे ना अपने दिमाग को यूज करना और फिर जवाब देना, रीड मत करना। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी क्वालिफाइड ओपिनियन है, ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं, फिर आगे बढ़ना। आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो या EOM और OM पैरा दे रहे हो ऑन रिपोर्ट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? भाई ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही समरी बनी है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन है या EOM और OM ओपिनियन है। आप बताओ समरी के अंदर आप कुछ एडिशनल मेंशन करना चाहोगे क्या? आपने यहां पे क्या लिखा था कि सर समरी फाइनेंशियल में मैं ओपिनियन भी बताऊंगा, कहां गया, ओपिनियन भी बताऊंगा और डेट भी बताऊंगा, और अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो वो भी दूंगा। तो अगर मान लो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई क्वालिफिकेशन है या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई EOM और OM पैराग्राफ है, तो क्या आप समरी के अंदर कोई रेफरेंस देना चाहेंगे या नहीं? बस मुझे इतना बता दीजिए, जल्दी से बताइए। सर बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहिए सर, जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई क्वालिफिकेशन है, कोई EOM और OM पैरा है, और बेटा EOM OM पैरा का मतलब क्या था? ऐसे पैरा जो सिग्निफिकेंट पैरा है, जो कि फंडामेंटल पैरा है यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो सर समरी में तो आने ही चाहिए ना। कपिल सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, डेफिनेटली आएगा। तो क्या कहता है देखिए,
or if the auditor is satisfied that summary financial statements are consistent or a fair summary of audited financial statement in accordance with applied criteria, the report on summary financial statement also, number 1, state that audit report on audited financial statement contain a क्वालिफाई ओपिनियन, ईओएम और ओएम। सर हमें हमारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्वालिफिकेशन ईओएम या ओएम पैरा है। तो बेटा अगर आप देखें ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ कवर नहीं हो चुका, यहाँ पे उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन की बात की थी, मैं स्लैश करके मॉडिफाइड ओपिनियन ईओएम और ओएम भी लिख सकता था, तो बात सेम कवर हो गई। जी हाँ, ठीक है। तो अपने को बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करो, सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि आपके वहां पे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन या ईओएम और ओएम है, आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस बेस पे, किस रीजन से ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने क्वालिफिकेशन डाली है, एंड दैट क्वालिफिकेशन ओपिनियन, उस ओपिनियन को बताना पड़ेगा, और ईओएम और ओएम पैरा एंड द इफेक्ट देयर ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनका समरी पे इफेक्ट है या नहीं ये भी आपको बताना पड़ेगा। समझ आया? तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। ये सारी केस स्टडीज हैं। मैं बताऊं आपको बात, आईसीआई अलग अलग तरह की केस स्टडी फ्रेम करेगा जिसमें वो बोलेगा कि भैया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है वो क्वालिफिकेशन दे रखी है, बताओ समरी के अंदर आप क्या करोगे। तो ये 2 पॉइंट आपको एडिशनली लिखना पड़ेगा, बाकी तो क्वेश्चन पेस्ट और ऐसे का नाम नंबर ये सब आएगा, ये आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। क्लियर है? क्लियर है? सर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफिकेशन है, ईओएम है या ओएम है, आपको उस क्वालिफिकेशन को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा क्वालिफाइड ओपिनियन को, और उसका इफेक्ट भी बताना पड़ेगा समरी पे क्या इफेक्ट है। एक सिचुएशन जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफिकेशन है, ये भी दूसरी सिचुएशन है। ये सिचुएशन नंबर ए, ये सिचुएशन नंबर बी। क्या कहता है? एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये दोनों सेम ही तो हो गए, पैराग्राफ सेम ही है। यहां कह रहा है कि क्वालिफाइड है, यहां कह रहा है एडवर्स या डिस्क्लेमर है। ओ तो मतलब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एडवर्स मतलब उसमें सब बेकार है, डिस्क्लेमर मतलब मैं उसका ऑडिट ही नहीं कर पाया। बेटा जिस चीज का ऑडिट नहीं कर पाया उसकी मैं समरी बना पाऊंगा? सोचकर बताओ, समरी देख पाऊंगा? जिस चीज का हम ऑडिट ही नहीं कर पाए उसका समरी चेक कर पाएंगे हम? सर नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे ना 1 पॉइंट एडिशनल आ जाता है, 2 पॉइंट है, यहां पे 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट सेम है, तीसरा पॉइंट एडिशनल है। मैं लिख दूं ये बात, 2 पॉइंट्स आर सेम, ताकि ना आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। देखो जी, state that auditor report on the audited financial statement contain an adverse opinion or disclaimer of opinion, describe the basis for the adverse opinion or disclaimer of opinion। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जब मैं इसकी समरी बनाऊंगा अपनी नोटबुक में, तो मैं लिख दूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन, ईओएम और ओएम पैरा इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टेबल बनाऊंगा, इधर लिख दूंगा एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 2 पॉइंट इधर लिखूंगा और फिर इधर वाले में लिख दूंगा सेम सेम, और बस एक एडिशनल पॉइंट कवर कर लूंगा। स्टेट दैट एज ए रिजल्ट ऑफ द एडवर्स ओपिनियन और disclaimer of opinion, it is inappropriate to express an opinion on the summary financial statement। भैया हम यहाँ पे inappropriate हैं, अपनी ओपिनियन नहीं दे पाएंगे समरी के ऊपर। ये बस आपको एक एडिशनल पॉइंट याद रखना है। तो जब आप समरी बनाएंगे तो बुक में तो दोनों चीज़ रिपीट हो रही हैं, आप समरी में सिर्फ एक बार कवर कर सकते हैं, दूसरी बार आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। ये समझ आया? अभी आपने इन दोनों पैराग्राफ में क्या देखा? इन दोनों पैराग्राफ में मैंने देखा कि सर मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो क्वालिफिकेशन है या एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर ओपिनियन है, तो मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसमें क्या डिस्क्लोजर एडिशनल जाएगा। अब अगली चीज समझो, अगला क्वेश्चन समझो बेटा, मॉडिफिकेशन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपकी सिचुएशन नंबर सी हो गई, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। कह रहे हैं आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बताओ मॉडिफाइड ओपिनियन कब दोगे। सर ये तो बड़ा सिंपल है, जब अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से काम नहीं हुआ या मैनेजमेंट ने समरी नहीं बनाई एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं क्वालिफिकेशन दे दूंगा, एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। पढ़ो जरा, express adverse opinion if summary financial are not consistent in all material respect with or are not fair summary of audited financial statement in accordance with applied criteria, management does not agree to make the necessary changes। तो उस केस में सर हम मॉडिफाई कर देंगे। तो ये वाली जो चीज़ है ये इजी है, इसमें कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। गिव मी 1 मिनट बेटा, हम बैटरी चेंज कर देते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
लो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये सेम है कि भैया रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और अल्टरनेटिंग रीडिंग टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप इस समरी को, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड और द ऑडिटर रिपोर्ट अलर्ट रीडर that the financial statements are prepared in accordance with a special purpose framework, the auditor shall include a similar restriction or alert in the auditor report। भैया अगर कुछ भी स्पेशल पर्पस है या समरी बनाई गई है स्पेशल पर्पस के हिसाब से, समरी के जो फाइनेंशियल थे वो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल थे, तो आप सेम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन डाल सकते हो। ये पॉइंट ना कॉमन है हर कहीं पे, सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट। जब भी आपको स्पेशल पर्पस दिखे ना यार, तो रिस्ट्रिक्शन तो होना ही चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। 9:30 हो गए, अमित जैन कह रहा है सर 9:30 हो गए, ऑल इज वेल। उसके बाद देखो बेटा, ऐसे 720 का पॉइंट और 710 का पॉइंट डाल सकते हो आप, 710 एंड 720। सर बुक में ना हो तो भी डालेंगे, बुक में मिल जाएगा। तो ये आपका ऐसे 710 का पॉइंट आ गया। तो कुल मिला के कपिल सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये सारे स्टैंडर्ड हम तीनों में ही लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन 700 का पॉइंट आ गया और कंसेप्ट सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अदर डॉक्यूमेंट ये आपके 720 का पॉइंट आ गया, ठीक है, देख लो सेम कंटेंट है बिल्कुल। बेटा जैसे हमारी जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें कंपैरेटिव डालते हैं, कोरस्पोंडिंग फिगर्स हो सकती है या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है। क्या समरी के अंदर भी कोरस्पोंडिंग फिगर और कंपैरेटिव जाएगा? सर 710 की पूरी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, अगर नहीं है तो हमें रीजन देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से हम क्वालिफाई करेंगे। देखिएगा, if audited financial statement contain comparative but summary financial statement do not determine whether such omission is reasonable or not, तो आपको चेक करना पड़ेगा। determine the effect of unreasonable omission on the audit report, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे। if summary financial statement contain comparative then audit report on summary financial statement shall also contain matter as per ऐसे 710। तो यहाँ पे ना मैं लिख दूँ क्या कि सेम एज एसे 710, आपके लिए रीडिंग इजी रह जाएगी, सेम एज एसे 700, तो आपको अलग से चाहे से मत करो रीड तो भी चलेगा। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद एसएफएस। बताओ भैया, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल में दिखा रखे तो ऑडिटर क्या करता था? सर ऑडिटर ना उसे क्लियरली डिफरेंशिएट करवाता था, ठीक है। डिफरेंशिएट अगर मैनेजमेंट ना चेंज करे तो मैनेजमेंट को बोलता था भैया अलग से प्रेजेंट कर दो, और मैनेजमेंट अगर ना करे तो सर हम उसको अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन कर देते, सच कंटेंट सच सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड इन द ऑडिट। तो सेम कंटेंट है जो आप 700 में पढ़ते हो, सेम ऐसे 720 जो अदर इंफॉर्मेशन की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ भी है। Read other info and related audit report to consider whether there is a material inconsistency. If the auditor identify a material inconsistency, he shall determine whether summary financial statement or other info needs to be revised. आपको देखना पड़ेगा। If he become aware that other info needs to be revised, he shall discuss the matter with management. तो आप इसको बोल सकते हो कि 720 को डिटेल में रेफर कर लो, वही है। उसके बाद एक लास्ट कंसेप्ट आता है ऑडिटर एसोसिएशन विद ऑडिट ओपिनियन। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मैं पहले एक बार आपको समराइज्ड मैनर में पढ़ा देता हूं, फिर आपको इस बस 2-3 लाइनों में आप इसकी समरी बना लेना। मैनेजमेंट ने हमें बुलाया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे मेन फाइनेंशियल है उसका ऑडिट करने के लिए, साथ ही साथ उन्होंने समरी भी बना दी और अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लगा दिए। लेकिन हमने जो ऑडिट किया है वो सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किया है। क्या मैनेजमेंट ये लाइन लिख सकती है कि जो हमने समरी बनाई है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाई है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है? सर नहीं लिख सकती, क्योंकि हमने समरी का ऑडिट नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं जिस चीज का ऑडिट मैं करने आया हूं ना उस चीज के साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट लगनी ही चाहिए। और अगर मैनेजमेंट बिना ऑडिट रिपोर्ट के बोल रही है कि भैया इसका ऑडिट हो चुका है तो हम नहीं मानेंगे और उस चीज को चेंज करवाएंगे मैनेजमेंट से। देखिएगा इसकी समरी बनाना बेटा, इतना लंबा चौड़ा कंटेंट आपको नहीं देखना, मैं कीवर्ड हाईलाइट करूंगा उससे आप समरी बनाइएगा। इफ ऑडिटर बिकम अवेयर दैट द एंटिटी प्लान टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन ए डॉक्यूमेंट वही अपना एनुअल रिपोर्ट वाला समझ सकते हो, उस एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट लगा रही है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा रही है, और वो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं? ऑडिटेड है।
तो क्या उस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिटेड रिपोर्ट भी लगनी चाहिए? सर बिल्कुल लगनी चाहिए। जैसे हमारे एनुअल फाइनेंशियल के साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट लगती है, ऐसे समरी फाइनेंशियल के साथ भी ऑडिट रिपोर्ट लगनी ही चाहिए अगर उसका ऑडिट हुआ है तो। दोबारा देखिए, इफ ऑडिटर बिकम अवेयर, कंटेंट ज्यादा लग रहा है ना कि सर काफी हो गया। If auditor become aware that entity plan to state that auditor has reported on summary financial statement in a document containing SFS, summary financial statement, but does not plan to include the related auditor report, मतलब आप अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लगाओगे उस डॉक्यूमेंट में और ये भी लिखोगे ऑडिटेड है, बट हमारी ऑडिट रिपोर्ट नहीं डालोगे, भाई ऐसा कैसे चलेगा? He shall request, auditor shall request management टू इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट। तो आपको मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भैया हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड करो, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। इफ मैनेजमेंट डू नॉट डू सो, ही शैल डिटरमाइन एंड कैरी आउट अदर एप्रोप्रिएट एक्शन। बस यहाँ पे कीवर्ड क्या है? अदर एप्रोप्रिएट एक्शन। ऑडिटर को क्या करना है वो नहीं बताया, बस यही लिखा है कि आपको अदर एप्रोप्रिएट एक्शन लगाने हैं, डिजाइन टू प्रिवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएटिंग ऑडिटर विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन दैट डॉक्यूमेंट। तो आपको भैया अपने आप का अपना जो उसका रिलेशन है उसको बचाना है अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो मैनेजमेंट आपको इनएप्रोप्रिएटली एसोसिएट कर दे समरी फाइनेंशियल के साथ। समझ आया? समझ आया? तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सर मैनेजमेंट अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड कर रही है और उसको ऑडिटेड बोल रही है तो उसके साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट लगेगी ही लगेगी। ऑडिट रिपोर्ट को अटैच किया जाएगा। मैनेजमेंट ना करे तो हमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेने होंगे। बस पहली लाइन में ये बोल रहा है, समरी बना लीजिए साथ साथ। सर ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने सिर्फ हमें बुलाया मेन फाइनेंशियल के लिए और समरी का ऑडिट ही ना करवाया हो और समरी में ये लिख दे कि ऑडिटेड है, तो हम उसको वो भी चेंज करवाएंगे। तो ये हो गई एक बात, ये हो गई दूसरी बात। देखो, The auditor may be engaged to report on financial statement of an entity. Financial statement का audit करने आए थे हम. While engaged to report on summary financial statement, if auditor become aware that entity plan to make a statement in a document कुछ भी हो सकता है, that refer to auditors, जिसमें auditor का reference जा रहा है, and fact that summary financial statement are derived from financial statement audited by auditor. भाई उसने जहाँ पे समरी डाली है ना वहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे समरी बनी है ना वो किससे बनी है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनी है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है। नहीं भैया, समरी का ऑडिट आपको अलग से करवाना पड़ेगा। ऑडिटर शेल सेटिस्फाई दैट, तो ऑडिटर को दो चीज़ों में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। रेफरेंस टू ऑडिटर इज मेड इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट ऑफ एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमारा रेफरेंस सिर्फ किसके लिए आए? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने ऑडिट किया है उसके लिए आए। एंड स्टेटमेंट, मैनेजमेंट स्टेटमेंट दे, statement does not give impression that auditor has reported on summary financial statement, और क्लियरली मेंशन हो कि भैया हमें एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जहां क्लियरली मेंशन हो कि ऑडिटर ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया। स्टेटमेंट डज नॉट गिव इंप्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ए और बी मैट नहीं होगी, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू चेंज द स्टेटमेंट टू मीट देम और नॉट टू रेफर द ऑडिट रिपोर्ट। इसको आप छोड़ दो, इतना यहाँ तक काफ़ी है। बेटा बताओ आपको यहाँ तक समझ आया या नहीं समझ आया? तो क्लियरली मैं ये बोल रहा हूँ सर, अगर मेरा नाम रेफर कर रहे हो तो मेरी रिपोर्ट के साथ करो, और अगर मेरी रिपोर्ट नहीं है तो मेरा नाम रेफर मत करो। बिल्कुल सिंपल है। जो काम मैंने किया है तो रेफर करो, करोगे तो रिपोर्ट साथ में अटैच होगी ही होगी, इन सिंपल वर्ड्स। अब ऊपर वाला कंटेंट बिल्कुल सेम है बेटा जो आपने समरी से किया है, मैं एक बार दिखा देता हूं। SA 810 एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Summary financial statement is a historical financial information which derive from financial statement but contain less detail than the financial statement. Engagement acceptance में क्या देखोगे? मैं दोबारा रीड नहीं कर रहा भाई। Auditor accept करेगा only when he is also engaged to audit of the those financial statement. भाई हम ऐसे 810 में ऑडिट कब करेंगे समरी का? जब हमने when he is also engaged to audit those financial statement from which summary financial statement have been audited. इसका मतलब क्या है सर? मेन ऑडिटर ही आपकी क्या कर सकता है? समरी का ऑडिट कर सकता है। ठीक है, मतलब केपीएमजी ने अगर ऑडिट किया है मेन तो वही समरी का करेगी, अदरवाइज आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पहला पॉइंट की पॉइंट है बेटा, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा,
बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट ऑडिटर क्या देखेगा सर, अप्लाइड क्राइटेरिया देखेगा, एक्सेप्टेबल है क्या। एक एग्रीमेंट लेगा मैनेजमेंट से जिसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करे, क्या, प्रिपरेशन ऑफ समरी एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाए इंटेंडेड यूजर को, या एक स्टेटमेंट दे कि भैया आपको कैसे मिलेंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। इंक्लूड करे ऑडिटर रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आखिरी में पढ़ाया था, भाई हमारी रिपोर्ट तो इंक्लूड करनी पड़ेगी। एग्री करे विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस, देखो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, मेरी समरी में पूरा नहीं है। फॉर्म ऑफ ओपिनियन भी आपको एग्री करवाना पड़ेगा, भाई हम कैसी एक्सप्रेस करने वाले हैं, कैसे देने वाले। उसके बाद अप्लाइड क्राइटेरिया के फैक्टर, नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस, इंफॉर्मेशन नीड्स, अप्लाइड क्राइटेरिया मिसलीडिंग ना हो, ठीक है। उसके बाद अवेलेबल कैसे कैसे करवा सकते हो, भाई कहाँ पे आपको मिलेंगे, पब्लिक रिकॉर्ड, या एक प्रोसेस दे दो आप। तो बेटा कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्सेप्टेंस के टाइम आप क्या देखोगे। क्वेश्चन 1B हो गया भाई अप्लाइड क्राइटेरिया में क्या देखोगे। क्वेश्चन 1C हो गया कि सर रिपोर्ट कैसे अवेलेबल करवाओगे। नेचर ऑफ प्रोसीजर बेटा सेम एस बुक है, सेम एस चार्ट, कोई भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बिल्कुल सेम है, पॉइंट समरी पॉइंट में ही है, ठीक है। उसके बाद अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन समरी, भैया जब आपके अप्लाइड क्राइटेरिया से कंसिस्टेंट है तो हम दे देंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन। लो एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो सर हम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। इवैल्यूएट करेंगे वेदर यूजर ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसअंडरस्टैंड ऑडिटर ओपिनियन, तो ऐसे केस में हम एडिशनल एक्सप्लेनेशन डालेंगे उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए। नहीं होती है मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म तो हम क्या करेंगे सर, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये भी आपका सेम जो मैंने समरी में कवर कर रखा है वही है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। सब्सिक्वेंट इवेंट को कवर नहीं कर रहे ये बात बता देना, ये क्वेश्चन 3 का 3 छोड़ो 4 ले लो, हालांकि नीचे दोबारा आ जाता है। ऑडिटर रिपोर्ट पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में EOM OM या क्वालिफाइड ओपिनियन है, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन है, तो सिर्फ एक ही एडिशनल पॉइंट और देखना है, ठीक है। मैं इनको क्वेश्चन नहीं बना रहा। फिर एक ऑडिटर का एसोसिएशन क्वेश्चन नंबर 8, ये सब बाकी रीडिंग में रखना, ये सब रीडिंग में रखना। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क करने हैं दोबारा या हो गए। भाई ये रेगुलर क्लास ही है, ये स्टैंडर्ड मैंने फास्ट ट्रैक के हिसाब से नहीं करवाया, ये रेगुलर क्लास ही है। इट्स फील लाइक रेगुलर क्लास नहीं, दिस इज द रेगुलर क्लास। अब ये मान लो रेगुलर में बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता था, जैसे एक बच्चा कह रहा था ना सर किसी कंपनी की समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो, उसकी रिपोर्ट दिखा दो। रेगुलर के अंदर बस आधा घंटा 15 मिनट उस पर और एक्स्ट्रा लगाया जा सकता था। अदरवाइज आप समझो भाई ये रेगुलर ही है। मेरे को आप लोगों को भाई एग्जाम में नंबर दिलवाने हैं। फास्ट ट्रैक का मतलब ये नहीं है कि मैं उस कंटेंट को भी फास्ट में पढ़ा दूं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। फास्ट ट्रैक का पर्पज़ ये है कि जो चीज़ मुझे लगता है कि आपको रीड, जैसे 800 की रीडिंग आप सेल्फ कर लेना। अगर कोई बच्चा सेल्फ ना करना चाहे तो यूट्यूब पे सर्च करे SA 800 बाय CA कपिल गोयल, तीनों स्टैंडर्ड की 2 घंटे की वीडियो है, उसमें रीडिंग कर लेना। तो मैं वो चीज़ें स्किप करवा सकता हूँ जो मेरे को लगता है चार्ट से पूरी कवर है या सेल्फ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं कोई वो नहीं कर सकता भाई इन स्टैंडर्ड के साथ। सर ये मार्किंग PDF शेयर कर दो, क्लास के बाद कर दूंगा। एग्जाम के क्वेश्चन देखिए पहले, पहले एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे। ओके सर, आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द एग्जाम क्वेश्चन, जल्दी बताओ। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर द एग्जाम क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर एग्जाम क्वेश्चन, बेटा जल्दी बताओ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे, मजा आ जाएगा आपको। आ जाओ जी, आ जाओ। ये ICI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आप सेल्फ करेंगे, और SA 800 के क्वेश्चन या तो मैं आपको SA 800 अगली क्लास में रीड करवा दूंगा, उसके बाद करेंगे, या आप एक बार सेल्फ देख लेना। फिलहाल मेरे को मेन 810 के क्वेश्चन आपको करवाने हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग तो आपको सेल्फ करनी है।
अब रेगुलर में जैसे ये भी करवाऊंगा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग रेगुलर कोर्स में, जैसे बच्चा पूछ रहा था ना, कंसेप्ट में थोड़ी ना यार कुछ छुड़वा देंगे मेरे भाई। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आ गई। केस सिनेरियो, केस बेस एमसीक्यू सेल्फ करेंगे, बहुत डरावना है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा सेल्फ करना आप, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 805 अभी मैंने नहीं करवाया। पढ़ो भाई, सेकंड क्वेश्चन रीड करो। सेकंड क्वेश्चन या बाद में करें सर, बाद में ना करें, नहीं भाई कर लो। सेकंड क्वेश्चन रीड करो। लिस्ट आउट फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अप्लाइड क्राइटेरिया में क्या क्या चेक करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। मैं चाहे से दोबारा एक बार कर लूंगा क्वेश्चन बैंक पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अभी 810 के क्वेश्चन करो ताकि आप रिवीजन करके उसके नोट्स बना लो, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे 800 का क्वेश्चन है। ये 810 का दूसरा क्वेश्चन। CAY is auditor of a company. He has expressed adverse opinion. ध्यान से पढ़ना आप, Y जो है कंपनी का ऑडिटर है, उसने एडवर्स ओपिनियन दी है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। व्हाट एडिशनल पॉइंट हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बताओ बेटा 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, बताओ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। सर एडवर्स और डिस्क्लेमर के केस में एक एडिशनल पॉइंट था कि हम इस पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बाकी 2 पॉइंट सेम थे। ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, देख लो, ठीक है। आगे चलें। सर ICAI स्टडी मटेरियल में तो 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके RTP MTP में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो वो देखो। मजे की बात यह है कि जब से नया कोर्स आया है, ना ही तो RTP में कोई ऐसे 800 सीरीज का क्वेश्चन आया है, ना ही ऐसे 805 का कोई क्वेश्चन आया है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सिर्फ 810 के आए हैं। तो आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि 800 और 805 के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। मुझे कई बार ऐसा लगता है जब ऐसे खेलता है ना अपने हिसाब से, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देता है और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ से पेपर में डालता है। तो जो भी 2-2 3-3 क्वेश्चन वहाँ से भी बनेंगे वो भी आपको प्लीज़ मार्क कर लेना अपनी नोटबुक में, एग्जाम में जरूर देख कर जाना, ठीक है। और मैं इसकी आपको ना एक रिवीजन वीडियो करवाऊंगा, 800, 805, 810, आधे घंटे में तीनों रिवाइज करेंगे विद एग्जाम क्वेश्चन आखिरी में कल की क्लास में। देखो जी, क्वेश्चन रीड करो। May 24 का सितंबर का क्वेश्चन है, आप रीड करके मुझे बताओ आपको समझ आया क्या। जल्दी बताओ, आप रीड करके बताओ आपको समझ आया क्या। सर आप भी कर लो ना, मैं भी कर लेता हूं। MTP सीरीज 1 May 24 का क्वेश्चन है, व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, contain a qualified opinion, but the auditor is satisfied that the summary financial statement are a fair summary of the audited financial statement in accordance with applied criteria. Which other matter shall the auditor report on the summary financial statement contain in addition to element of auditor report described in essay 810। बताओ एडिशनली क्या डालोगे, कब, जब आपकी ऑडिटेड रिपोर्ट के अंदर क्वालिफाइड ओपिनियन है। तो आप सिंपल बोल सकते हो सर कितने पॉइंट, 2 पॉइंट, ठीक है। इफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ए फेयर समरी ऑफ दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समरी ही मेरी फेयर नहीं है तो समरी को मॉडिफाई कर दूंगा। इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया एंड मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू मेक द नेसेसरी चेंजेस, व्हाट आर इंप्लीकेशन। तो उस केस में सर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हम क्या कर देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। तो देख लो बेटा सेम आंसर है, पढ़ लो जरा। ये तो फालतू के ऊपर की रामायण हो गई, ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से पढ़ो। स्टेट दैट द ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समरी के अंदर मेंशन करूंगा, कंटेन ए क्वालिफाइड ओपिनियन, और डिस्क्राइब करना है क्या, द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड दैट क्वालिफाइड ओपिनियन, द इफेक्ट देयर ऑफ ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर समरी मेरी अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बनी तो उसको मैं क्या कर दूंगा, ओपिनियन को मॉडिफाई कर दूंगा। पढ़ लो जरा। इफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और आर नॉट ए फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया एंड मैनेजमेंट डू नॉट एग्री टू मेक द नेसेसरी चेंजेस, क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया पूरा, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, बस मजा आ गया। इतना ध्यान रखना है, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो 2 पॉइंट, और अगर एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है तो 3 पॉइंट। बस मैं रटवा रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पेपर में गलती नहीं करनी अपने को। लो जी, अगला क्वेश्चन देखिए। MTP सीरीज 1 नवंबर 24 का क्वेश्चन है, पढ़िएगा। CAY is the auditor of S Limited, a company that recently faced material misstatement in its financial record। ठीक है,
दोबारा पढ़ रहा हूं, मैंने एक चीज मिस कर दी शायद। CAY ऑडिटर है एस का, कंपनी दैट रिसेंटली फेस्ड मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है जी, लीडिंग टू एन एडवर्स ओपिनियन ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। Now the management of company has prepared a summary of financial statement derived from audited financial statement and requested CAY to express his opinion on this summary. What additional points CAY should consider? बताओ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट? सर 3 पॉइंट। सर अब तो हम पेपर में बस ऐसे ही याद रख के जाएंगे, क्वालिफिकेशन है तो 2 पॉइंट एडिशनल जाएंगे, एडवर्स है तो 3 पॉइंट एडिशनल जाएंगे, क्वेश्चन का नाम और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, वो देख लेना, ठीक है। आगे चलें। चलो सर, कितने सारे क्वेश्चन हैं। मई 24 का एग्जाम का क्वेश्चन, नवंबर 24 का एग्जाम का क्वेश्चन आप सेल्फ देखिएगा, ठीक है। Mr. BK has been engaged in by XYZ Limited to report on summary financial statement derived from the financial statement audited by him in accordance with essays. BK wants to determine whether the applied criteria is acceptable before accepting such an assignment. Guide him the factors affecting auditor determination of the acceptability of applied criteria as per relevant. सर applied criteria में क्या देखते थे? Nature of entity, purpose, information, कहीं मिसलीडिंग तो नहीं है, 4 पॉइंट किताब के सेम है, ये कहानी क्वेश्चन की कॉपी पेस्ट है और नाम और नंबर है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बेटा एक बात बताओ, मैं आपसे एक कंक्लूजन फ्रेम करवाना चाहता हूं, प्लीज आप करो। वो कंक्लूजन क्या फ्रेम कर सकते हो? कपिल सर मैं ये बोल सकता हूं, अगर कोई भी सीए स्टूडेंट तसल्ली से मेन किताब को अगर अच्छे से करके जाए अंडरस्टैंडिंग के साथ, और क्वेश्चन मैंने आपके लिए मार्क करवाई दिए हैं, तो आईसीएआई चाहे कितना भी टफ पेपर बना ले, कुछ भी बना ले, अगर आपको कंटेंट की नॉलेज है ना, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपकी किताब से डायरेक्ट निकलेंगे। क्या आप इस बात को एग्री करते हो या नहीं? मैं आपसे आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी 720 तक के क्वेश्चन सारे कर आ चुके हैं, सारे आरटीपी एमटीपी। तो जो बच्चे ये बोलते हैं पेपर टफ आता है, पेपर टफ आता है, पेपर टफ आता है, तो वो बच्चे पेपर टफ क्यों बोलते हैं? आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इस क्लास के आखिरी में, कि जो स्टूडेंट ये बोलते हैं यार एएफएम का पेपर टफ आ गया, यार एफआर का पेपर टफ आ गया, यार ऑडिट का पेपर तो भाई पूछो मत, जान निकाल दी ऑडिट के पेपर ने। तो आप मुझे बताओ बच्चे ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं बताता हूं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर जाते, वो सेलेक्टिव स्टडी करके जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट स्टडी करके जाते हैं, पेपर कहीं और से आता है। पेपर में जो भी आता है वो आपकी किताब से डायरेक्ट आता है, प्रोवाइडेड आपने सब पढ़ रखा हो, आपने मल्टीपल रिवीजन कर रखे हो, आपने नोट्स बना रखे हो। अगर सोचो किसी बच्चे ने 810 का एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन भी याद कर रखा है, अप्लाइड क्राइटेरिया भी याद कर रखा है, उसने इंटेंडेड यूजर को रिपोर्ट कैसे अवेलेबल करवाई जाएगी वो भी याद कर रखा है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर का क्वेश्चन भी याद कर रखा है, उसने लॉ एंड रेगुलेशन के केस में हम क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे वो भी कर रखा है, उसने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंट्रोडक्टरी पैरा में एडिशनल क्या आएगा वो भी याद कर रखा है, उसने ये भी देख रखा है कि अगर मेरी रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन है तो 2 पॉइंट क्या जाएंगे, एडवर्स है तो 3 क्या जाएंगे, उसने रिस्ट्रिक्शन, और ये तो फालतू की बातें हैं, और उसने मान लो ऑडिटर के एसोसिएशन की बात भी कर रखी है। तो ऐसे क्या इन 8 क्वेश्चन के अलावा कुछ पूछ सकता है क्या? कभी नहीं पूछ सकता। लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिविजन्स, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, और एक सबसे बड़ा जो ब्लंडर है, वो जो बड़े बड़े रैंकर्स होते हैं ना आपके लिए, एबीसी एनालिसिस मैं दे रहा हूं आपको, यहीं से पास होना है, वो बेटा जिस दिन ए से नहीं आया और बी और सी से पेपर आ गया, आपके लग जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं सभी सीए स्टूडेंट को, चाहे ऑडिटिंग हो, एफआर हो, एएफएम हो, डीटी हो, आईडीटी हो, वॉट एवर इज द सब्जेक्ट, यू शुड टारगेट 100%। और ये 8 क्वेश्चन ऐसे याद नहीं होंगे, मैंने तो समझा दिया, करवा दिया, याद थोड़ी ना हुआ अभी आपको। ये इस 2 घंटे की क्लास के बाद, 1.5 घंटे की क्लास के बाद, मैं खुद बोल रहा हूं अभी आपको याद नहीं है। अभी आपने 25% कर लिया, अभी 70% एफर्ट और करना है। क्या? सारे क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन दोबारा देखो, समरी बनाओ, देन यू आर डन विद दिस एसे 810। सेम तरीके से 800 और 805 करो। जब ये एफर्ट लगा लोगे ना, क्लासेस आर 25%, सेल्फ रिवीजन इज 20%, तो 45% ही हुआ यार, नंबर 45 ही आएंगे। फिर 100 तक जाना है, 80-90 मार्क्स अगर सीए फाइनल ऑडिट में भी लाने हैं तो रिवीजन करो, रिवीजन करके नोट्स बनाओ, एक बार क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगली बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ जी, चलो जी, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे दोबारा से कल, ब्रेक ले रहे हैं बेसिकली अभी हम। 800 की रीडिंग सेल्फ कर लेना, 805 में अभी आधे घंटे में आपको करवा देता हूं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय गाइस, टेक केयर।